जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि यह वीडियो हमारा दूसरा वीडियो है प्राचीन इतिहास के बारे में, और उसमें मेरा हम लोगों का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि कई सारे एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को आसान शब्दों में और आसान तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सभ्यता है। यह हमारे भारत की या विश्व की, हमारे भारतीय होने के नज़रिए से महत्वपूर्ण सभ्यता है, क्योंकि यह इस सभ्यता जो स्टार्ट हुई थी वो सर्वप्रथम मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है कि जब तक हमारी खोज नहीं हुई थी 1921 में, जब दयाराम साहनी ने जी ने खोजी थी, उससे पहले हम लोग मानते थे कि हमारी जो वैदिक संस्कृति है वो हमारा वैदिक सभ्यता से ही या वैदिक युग से मानी जाती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत है, उसके सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, और उन नामों के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर नामकरण में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कई चरणों में जानेंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग पता करेंगे। जिसका पहला अगर स्टार्ट होता है, तो पहला चरण जो होता है वो नामकरण होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के कई नाम हैं, जैसे सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी है। दूसरा हड़प्पा सभ्यता है। तीसरा हमारा नाम नगरी सभ्यता भी इसको कहते हैं। और इसको हम लोग मात्र सत्तात्मक सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरी सभ्यता, मात्र सत्तात्मक सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, और हमारा इसका सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, पहले सबसे पहले इसमें इसका नामकरण क्यों करा, क्योंकि किसी भी चीज़ के डेफिनेशन या नामकरण पड़ता है किसी के किन्हीं कारणों की वजह से उसका नाम पड़ता है। जो भी हमारे इस सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और नगरी सभ्यता और मात्र सत्तात्मक सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इन सब चीज़ों के नामकरण क्यों पड़े उनके बारे में जानेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता उसका नाम कैसे पड़ा? सिंधु घाटी सभ्यता, जैसे मान लो कि हमारा अगर हम लोग इंडिया का मैप बनाते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में इसके हम लोग देखेंगे कि जब क्या नाम, यहाँ पर एक बहुत समय पहले की बात है, जब 1826 में एक चार्ल्स मेनन ने यहाँ पर एक टीला खोजा था, जिसके बारे में बताया था कि यहाँ पे कुछ तो है। लेकिन उस समय क्या नाम, भारतीय पुरातत्व विभाग नहीं था, तो लोगों के इतिहास के बारे में जानने की रुचि भी नहीं थी। तो जब ये टीला खोजा उन्होंने, तो उसके बारे में ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1856 में जब लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन खुद रही थी, लाहौर से कराची के लिए रेलवे लाइन खुद रही थी, तो इसकी खुदाई बर्टन बंधु कर रहे थे। विलियम बर्टन और जॉन बर्टन दो भाई थे। उन्होंने यहाँ पर रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको कुछ ईंटें मिले। तो ईंटें जब उनको मिले, तो उन्होंने क्या किया कि ईंटों के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उन्हीं ईंटों को रेलवे लाइन पे बिछा दिया, और फिर बाद में वो रेलवे लाइन बना दी। लेकिन उन ईंटों के बारे में ज़्यादा जानकारी उन लोगों ने नहीं ली। लेकिन इनके बाद में आते हैं, जब पूरा 1861 में क्या नाम, पुरातत्व विभाग बन जाता है।
इन्होंने पता किया कि जब यहाँ पर ईंटें मिले थे तो उसके पहले वहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता जरूर होगी, और उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में खोजना स्टार्ट किया, या उसके बाद में उसी सभ्यता को उन्होंने पहला नाम सिंधु घाटी दिया। क्यों दिया? क्योंकि वह सभ्यता जो पाई गई थी वो सिंधु नदी के आसपास थी। उन्होंने तो पहला नाम सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया, क्योंकि वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे का एरिया जो है किनारे बसी थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया। फिर आता है हमारा, जब इसके बाद में लगभग सिंधु घाटी सभ्यता में 1400 जगह खोजी गई हैं स्वतंत्रता के पश्चात, या जब 1947 के बाद में, जिसमें से लगभग 925 जगह हमारी भारत में है और 435 के आसपास हमारी जगह जो है वो पाकिस्तान में है। कुछ हमारी जगह अफगानिस्तान में भी पाई गई हैं, जो कि बहुत ही कम है। तो जब भारत में जगह मिलना प्रारंभ हो गई तो हमारा अब इस नाम पे एक हट गया, क्योंकि उन्होंने चार्ल्स मार्शल ने नाम दिया था सिंधु घाटी सभ्यता। जब यहाँ पर कई सारी जगह मिलने लगी, जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, अगर हम लोग एक मैप उठा करके देखते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि, इसको मिटा दे रहा हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूर्वी भाग है, उत्तरी भाग है, वो हमारा मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया गया था। यहाँ पर मांडा, और वहाँ से 1400 किलोमीटर दूर यहाँ पे हमारा दहिमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश में हिंद नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी एरिया जो हमारा यहाँ पर है, सुतकांगी डोर। तो यहाँ पर कई सारे जगह मिलने लगी, जैसे मांडा हो गया, दहिमाबाद, आलमगीरपुर हो गया, हड़प्पा हो गया, और लोथल हो गया, और राखीगढ़ी हो गया। ये सब स्थान जब मिलने लगे तब हमारा नामकरण में थोड़ा असर पड़ा। तब लोगों ने डिसाइड किया, जितने भी क्या नाम प्राचीन इतिहासकार थे, उन्होंने कहा कि हमारा जो सबसे पहले जो खोजा गया था वो जगह कौन सी है, वो थी हड़प्पा, जो कि सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 में हमारा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जगह खोजी। तो उसी के नाम पर हमारा दूसरा नाम रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता। तो अगर इसको हम लोग देखें कि यहाँ से अगर इसको एरिया वाइज नापे, क्योंकि भारत का मैप में समझना आसान हो जाएगा, यहाँ से इसके बीच की दूरी जो है वो 1400 किलोमीटर है, और यहाँ से उत्तर से पूर्व से पश्चिम जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर के आसपास हमारा मिलता है। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये जो एक क्या नाम जो मैप बनता है वो त्रिभुजाकार टाइप का बनता है, जो तो इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता को त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहते हैं। त्रिभुजाकार, इसका जो एरिया है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी भी जानकारी मिली है हमको पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही मिली है, और ये सब पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सब विद्वानों ने अनुमान लगाया है, क्योंकि इसकी जो लिपि जो पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता की, वो चित्रात्मक थी। क्योंकि यहाँ पर इमोजीज कुछ बनी हुई थी, और इनकी लिपि जो होती थी वो पूर्व से शुरू होकर के पश्चिम तक आती थी, और पश्चिम से शुरू होकर के पूर्व तक जाती थी। तो एक जो हमारी इनकी जो लिपि पाई गई वो सर्पिलाकार थी, और इनकी लिपि के बारे में अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इन सब चीज़ों को जब पता किया गया या जाना गया, तो सब अपने अपने विद्वानों के अपने अपने मतों के आधार पर इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपनी अपनी राय रखी थी। तो फिर आता है हमारा नगरी सभ्यता। नगरी सभ्यता का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि नगरी सभ्यता की पहचान, या नगर की भी कोई पहचान होती है, तो नगर वो गार्डन चाइल्ड ने दी थी। गार्डन चाइल्ड ने यह बताया था कि नगरों की पहचान क्या होती है, या नगरों की नॉर्मली पहचान हम लोग देखते हैं कि नगरों में सुव्यवस्थित नालियाँ होती थी। नालियाँ कैसी होती थी उस समय की, वो लोग ढकी, और यहाँ पर सड़कें जो थी वो पक्की थी। यहाँ की सड़कें पूछी जाती हैं, सड़कें जो थी
वो पूरब से पश्चिम की ओर थी। पूरब से पश्चिम की ओर थी। ये पूरब से पश्चिम इसलिए थी क्योंकि ये पूरब से पश्चिम जो हवाएं चलती हैं, तो पूरब से चलने वाली हवाएं उस समय जो सड़कों को साफ कर देती थी, क्योंकि उस समय यहाँ पर उनको हवाओं के बारे में भी जानकारी थी। सड़कें जो थी वो पूरब से पश्चिम की तरफ थी, और वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम भी था वो भी बहुत अच्छा था। इसलिए उस सभ्यता को हम लोग नगरीय सभ्यता कहते थे, और चौराहों पर लैंप भी लगी थी, इसीलिए उस सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता भी कहते थे। फिर आता है मात्र सत्तात्मक सभ्यता। मात्र सत्तात्मक सभ्यता क्या होती है? मात्र सत्तात्मक सभ्यता के बारे में हम लोग जानेंगे कि मात्र सत्तात्मक सभ्यता इस समय अगर हम लोग, इसके बाद आती है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता, जो कि पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। वो क्यों मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता मात्र सत्तात्मक? कुछ लोगों को ये आधार बताते हैं कि वहाँ मात्र सत्तात्मक सभ्यता इसलिए थी क्योंकि वहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो ज़्यादातर देवियों की पाई गई हैं। मात्र सत्तात्मक और पितृसत्तात्मक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम लोग माने, तो जैसे दोनों दो एग्जाम्पल हैं पितृसत्तात्मक और मात्र सत्तात्मक के। जैसे रामायण में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र, यानी जो भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो अपने पिताजी के बारे में ही देते हैं। उनकी 3 माताएं थी, तो रामायण में हमारा जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं श्री रामचंद्र जी, वो अपने पिता के उस पर देते हैं। और महाभारत में जो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वही कहते हैं मैं कुंती पुत्र, या जो हमारे अश्वत्थामा जी थे उनके पिता का नाम तो किसी को नहीं याद होगा, लेकिन उनकी माता गंगा पुत्र कहा जाता था, और देवकी नंदन जो कृष्ण जी के नाम को कहा जाता था। तो इस समय भी जो चल रहा है वो पितृसत्तात्मक चलता है। क्या नाम, अपना जो इंट्रोडक्शन कोई भी इंसान देता है तो पिता के उस पर ही देता है। तो ये जो काल था उस समय देवियों की जो मूर्तियाँ ज़्यादा पाई गई थी, इसी के अनुमान पर या इसी के आधार पर यह सभ्यता हमारी मात्र सत्तात्मक सभ्यता मानी गई है। फिर आता है हमारा कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कही जाती है क्योंकि मानव द्वारा प्रयोग किया गया जो पहला धातु था वह तांबा था। यहाँ के लोगों के इतनी नॉलेज मतलब नगरीय सभ्यता के बारे में इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ के लोगों ने तांबा में टिन मिला करके एक नया जो धातु बनाया था वो कांस्य बनाया था, और कांस्य का प्रयोग करने लगे थे। तो इसीलिए इसको हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। अब आता है लास्ट हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जो सिंधु घाटी सरस्वती सभ्यता कहते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर मैप में उठा के देखते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में अगर टोटल अगर हम लोग क्या नाम बस्तियां माने तो 1400 बस्तियां हैं। 1400 बस्तियां में 1100 बस्तियां, लगभग 80% जो बस्तियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता और गंगा नदी के बीच में पाई जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु घाटी नदी और गंगा नदी के बीच में हमारी सरस्वती नदी बहती थी, जो कि इस समय विलुप्त हो चुकी है। इसीलिए इसको हम लोग सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। ये तो हो गया नामकरण का, और अगला हम लोग टॉपिक है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल यानी टाइम पीरियड क्या क्या माना जाता है। उसमें भी कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोगों ने नामकरण का वो चरण देख लिया था, और खोज भी हम लोगों ने देख ली थी कि किन किन लोगों ने खोजा था। अब आता है कि काल सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या रहा था। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पीरियड में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, और इनमें अलग अलग डिफरेंस भी पाया गया है, क्योंकि सबने अपने अपने अनुसार एक टाइम दिया है और सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम माना है। जिसमें से एक थे सर जॉन मार्शल, जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी। जॉन मार्शल
इनका दिया हुआ टाइम याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने इन्हीं के नेतृत्व में ही सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई थी। तो इन्होंने समय दिया था 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की समय दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड रहा वो 3250 से लेकर के 1750 तक की था। और फिर थे मार्टिमर व्हीलर, उन्होंने समय दिया था, मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने समय दिया था 2500 से ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक की ये समय दिया था। कई किताबों में बहुत सारा समय मतलब बहुत अलग अलग समय दिए हैं। कुछ एनसीईआरटी में दिया कि 3500 से लेकर के 2300 ईसा पूर्व तक की। और जो एक पद्धति होती है कार्बन पद्धति यानी C14 पद्धति, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो समय माना गया वो 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया। इसका जो समर्थन दिया था वो हमारे डीपी अग्रवाल ने दिया था। और जहाँ तक कि समय जो ये वाला समय है यही ज़्यादातर किताबों में माना जाता है। कहीं पर हमारा 2450 से लेकर के 2450 से लेकर के BC से लेकर के हमारा 1850 माना जाता है। और कहीं किताबों में माना गया है कि 2300 से लेकर के वो 1700 BC तक की माना गया है। तो इसका टोटल अगर टाइम पीरियड हम लोग निकालें कि कितने से कितने के बीच में माना गया है, तो इसका जो फाइनल जो टाइम पीरियड आएगा वो हमारा आता है 2500 BC से लेकर के 1700 BC के बीच में। यानी 2500 BC से लेकर के 1700 BC तक की फाइनल माना गया है। और ज़्यादातर किताबों में जो विद्वानों का मत है वो इस टाइम को महत्व दिया गया था। फिर आता है हमारा उद्भव कि जो हमारा क्या नाम सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका उद्भव कहाँ से हुआ था। तो उनके बारे में हम लोग जानेंगे कुछ। इसके उद्भव के बारे में हम लोग जानेंगे कि उद्भव के कुछ अलग अलग मत थे। जैसे हम लोग उद्भव के बारे में जानते हैं तो एक उद्भव का मत था विदेशी मत। जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारे भारत की, उसके बारे में देखते हैं। विदेशी मत में ये कहा गया है कि जैसे अगर मान लीजिए कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हमारी अगर यहाँ थी, सिंधु घाटी सभ्यता से थोड़ा अगर इधर आते हैं, यहाँ पर थी मेसोपोटामिया सभ्यता, और यहाँ से कुछ थोड़ी दूर आकर के अफ्रीका में थी मिस्र की सभ्यता, और इसी में जो थे वो सुमेरियन थे। मेसोपोटामिया में सुमेरियन थे, सुमेरियन लोग। तो हमारे जो मेसोपोटामिया जैसे मार्शल हो गए, व्हीलर हो गए और गॉर्डन चाइल्ड हो गए। मार्शल यानी जॉन मार्शल, व्हीलर और गॉर्डन चाइल्ड, इन लोगों ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो सुमेरियन लोग थे, यानी सुमेरियन सभ्यता कहा। इन लोगों ने बताया कि यहाँ के जो लोग थे वो सुमेरियन लोग थे। और इन्होंने कुछ इसके तर्क भी दिए कि मेसोपोटामिया में जैसे मकान बनते थे उनका जो स्ट्रक्चर होता था उसी प्रकार का भारत में जो मकान पाए गए हैं या जो नगर पाए गए हैं उसमें था। और जो यहाँ की जो संस्कृति जैसी थी, कुछ वहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भी संस्कृति मिलती थी। और यहाँ पे जो मुद्राएं प्रयोग करते थे वही मुद्राएं जो थी वो यहाँ पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए थे। तो इन लोगों ने मत दिया कि जो सिंधु घाटी के सभ्यता के जो थे लोग वो सुमेरियन थे। और कुछ जो थे जैसे रामचंद्र और TN राव, जो TN राव और रामचंद्र, इन लोगों ने कहा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो आर्य लोग थे। तो हालांकि इसको ज़्यादा मत नहीं दिया गया, क्योंकि आर्य अगर होते तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय थी और
अगर आर्य होते तो वैदिक सभ्यता में लोग ग्रामीण तरीके से नहीं जीते। फिर आता है, एक हो गया विदेशी मत, फिर हो गया कुछ लोगों ने कहा कि आर्य हैं, और तीसरा जो मत होता है वो कहा गया कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता के जो लोग थे वो स्थानीय मत थे। मतलब जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो स्थानीय थे, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग द्रविड़ जाति के लोग थे। जो कि किसने कहा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा की खोज की थी वो मोहनजोदड़ो की खोज की थी वो राखालदास बनर्जी ने की थी। उन्होंने कहा, राखालदास बनर्जी ने कहा कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ जाति के थे। कई सारे ऑप्शंस में आपने क्या नाम किताबों में पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो द्रविड़ जाति के माने जाते थे। तो ये सब हमारे उद्भव के विदेशी मत थे। उन्होंने इस सिंधु घाटी, इन्होंने भी कुछ अपने पक्ष रखे कि हालांकि यहाँ की जो क्या नाम नालियाँ थी वो जो बड़ी चौड़ी चौड़ी थी लेकिन ढकी थी। यहाँ का स्ट्रक्चर अलग था, और मेसोपोटामिया के जो लोग थे वहाँ पे जो सुमेरियन लोग थे वहाँ के रहने का रहन सहन अलग था, और यहाँ की जो संस्कृति थी वो अलग थी। तो सबने अपने विदेशी मत रखे, और किसी ने कहा आर्य थे और किसी ने कहा द्रविड़ जाति के थे। तो इन सब का अलग अलग मत था, और हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो विशेषताएं क्या थी। हम लोग एक नज़र में देख लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता पहली अगर विशेषता अगर मानी जाती है तो यह है कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए थी कि उन्होंने क्या किया था कि तांबे के साथ में टिन मिलाकर के एक नया धातु बना दिया था जिसको हम लोग कांसा कहते थे। कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। दूसरी अगर हम लोग विशेषता माने तो यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए थी कि यहाँ की जो लिपि मिली है, जो मतलब जो क्या नाम लिखावट मिली है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। अगर तीसरा अगर हम लोग देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा या कोई भी युद्ध नहीं सुनाई पड़ा है। यह एक शांति प्रिय सभ्यता भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी युद्ध अभी तक की मतलब कि कहीं भी मतलब जहाँ तक स्रोतों के आधार पर पता किया जाता है कि कोई भी युद्ध इस सभ्यता में नहीं दिखाई पड़े हैं। कांस्य युगीन सभ्यता में इससे एक क्वेश्चन बनता है कि कांसे का प्रयोग किस सभ्यता के लोगों ने किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर हम लोग इसकी चौथी विशेषता देखते हैं तो यह व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान सभ्यता क्या मतलब इसका कि यहाँ के लोगों को व्यापार की देशी और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। यहाँ के व्यापार करने पर जो सामान के बदले दूसरा सामान मिलता था, गेहूँ के बदले में जौ और अन्य सामान के बदले में दूसरा सामान मिलता था, तो उस प्रकार का व्यापार यहाँ पर होता था। फिर आता है कि इसका जो अगर अगली विशेषता ये है कि जो यह विशेषता जो थी वो विस्तृत सभ्यता थी, क्योंकि इसका जो विस्तार पाया जाता है वो बहुत बड़ा था। क्यों बड़ा था? अगर इसका विस्तार अगर पाया जाए तो नील सभ्यता और मिस्र सभ्यता को दोनों को अगर आपस में मिला दिया जाए तो उन दोनों से बड़ा विस्तार इसका सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का था। फिर कुछ और फैक्टर्स आते हैं इसकी विशेषताओं में कि राजनीतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, तो यहाँ राजा था या कुछ और थे। तो कुछ विद्वानों के आधार पर या कुछ जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं उनसे पता चलता है कि कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ का जो राजकाज था वो पुरोहित करते थे, और कुछ लोगों का मत है कि यहाँ का जो सारा काम धाम देखते थे वो व्यापारी देखते थे। तो इसमें भी बहुत मतभेद पाया जाता है या सही तरीके से नहीं बता सकता है। फिर आता है अगर हम लोग आर्थिक अगर व्यवस्था देखें वहाँ पे कैसी थी आर्थिक व्यवस्था में हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पर काम कैसा था, पशुपालन और जानवर के बारे में जानेंगे कि जानवर कौन कौन से थे, उनका जो क्या नाम आर्थिक स्ट्रक्चर, जैसे जो व्यापार था वो हमारा देसी ही था कि या विदेशों के साथ भी था, मेसोपोटामिया अन्य सभ्यताओं के साथ था या नहीं था, इन सब चीज़ों की जानकारी हम आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर सामाजिक व्यवस्था कैसी थी,
सामाजिक व्यवस्था हम लोग वैदिक पीरियड में पढ़ेंगे कि जो समाज है वो 4 भागों में बँटा है जाति के आधार पर। लेकिन उससे पहले कुछ खुदाई से पता चला है कि वहाँ के जो लोग थे वो 2 भाग में रहते थे। एक ऊपर का भाग या उच्च स्तर जिसको उच्च नगर कहते थे, और एक को निम्न नगर कहते थे। मतलब इस टाइप का बनता था कि जैसे अगर 3D मैप में देखें तो इस टाइप का नगर था कि जैसे जो ऊंचाई पे जो रहते थे उच्च नगर कहते थे। यहाँ पर दुर्ग होते थे और यहाँ पे मान लो पुरोहित और जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे वो रहते थे। और फिर आता है यहाँ पर जो थे वो लोग, वो उसको हम लोग निम्न नगर कहते थे। यहाँ पर जो व्यापारी शूद्र और जो अलग शिल्पकार थे वो लोगों की बस्तियाँ रहती थी। फिर हम लोग अगला अगर टॉपिक इसका देखें तो 9वां पॉइंट कि सांस्कृतिक जीवन कैसा था। सांस्कृतिक जीवन कैसा था कि वहाँ के लोग जो थे उनका क्या क्या उनकी विशेषताएं थी। मूर्ति कला ज्ञान था कि नहीं था, धार्मिक जीवन कैसा था, धातु कला का ज्ञान था उनको, और लिपि कला का ज्ञान था क्योंकि लिखावट चित्रात्मक मिली लेकिन लिखना जानते थे। और फिर आता है लास्ट पॉइंट है विस्तार। विस्तार हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कितना है वो हम पहले भी देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल, प्रमुख स्थल और उनका समापन कैसे हुआ, वो सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। वो इस वीडियो में इसलिए नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती और उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अगली वीडियोज़ में हम देखेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।